दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसका प्रतिपादन किया है हार्वर्ड गार्डनर ने। दोस्तों हमने IQ वाली वीडियो में देखा था कि विलियम स्टर्न, बिने और चार्ल्स स्पियर जैसे लोगों ने बुद्धि को एक कारक या द्विकारक के रूप में समझने और समझाने का प्रयास किया है, लेकिन इससे अलग हार्वर्ड गार्डनर का मानना है कि बुद्धि एक या दो नहीं है, बल्कि बुद्धि अनेक प्रकार की होती है और इसी बात को उन्होंने अपनी थ्योरी में समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप इस थ्योरी के अनेक पहलुओं को आत्मसात कर सकें। और साथ ही यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों हार्वर्ड साहब ने अपनी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में दिखाया है कि इंटेलिजेंसीज अलग अलग तरीके की होती हैं और अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से इंटेलिजेंट माना जा सकता है। उन्होंने अपनी थ्योरी में 8 तरीके की इंटेलिजेंसीज को दिखाया है, जिनका अध्ययन हम एक एक करके करेंगे और देखेंगे कि किन पेशेवर लोगों को इन कैटेगरीज में शामिल किया जाता है और क्यों। दोस्तों पहली जो कैटेगरी है वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी की है। इसके अंतर्गत उन लोगों को शामिल किया जाता है जो स्टेप बाय स्टेप अब किसी समस्या का समाधान करते हैं। इसके अंतर्गत डॉक्टर, वैज्ञानिक जैसे लोगों को शामिल किया जाता है, क्योंकि ये किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए स्टेप टू स्टेप पॉलिसी का अनुसरण करते हैं। किसी भी समस्या का समाधान चरण दर चरण तरीके से करते हैं, इसीलिए डॉक्टर्स और वैज्ञानिक जैसे लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद दोस्तों दूसरी इंटेलिजेंसी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी है, जिसके अंतर्गत पत्रकार, लेखक और कवि जैसे लोगों को शामिल किया जाता है, क्योंकि ये भाषा के प्रयोग से संबंधित होती है। दोस्तों भाषा एक सामान्य चीज है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण है और इस बात को जानने वाले लोग भी अपने आप में इंटेलिजेंट माने जाते हैं। इसीलिए पत्रकार, लेखक और कवि को लिंग्विस्टिक रूप में इंटेलिजेंट माना जाता है। इसके बाद दोस्तों तीसरी जो इंटेलिजेंसी है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंसी है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से संगीतकार को शामिल किया जाता है, क्योंकि जो संगीतकार होते हैं वो सिर्फ शब्दों पर धुन बनाने का काम करते हैं। एक तरफ हम कहें कि गीतकार होते हैं जो शब्दों का प्रयोग करके गीतों की रचना करते हैं, लेकिन वो गीत कोरे शब्द होते हैं जब तक कि उनके ऊपर कोई धुन न बना दी जाए। उन शब्दों को सुनकर उनके ऊपर संगीत का निर्माण करना, संगीत में धुन का निर्माण करना संगीतकारों का काम होता है और हर व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता। इसीलिए जो लोग संगीत बनाने का काम करते हैं, संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इंटेलिजेंट है और उनकी इंटेलिजेंसी को म्यूजिकल इंटेलिजेंसी कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद जो चौथी इंटेलिजेंसी है वो स्पेशल इंटेलिजेंसी है। स्पेशल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत उन लोगों को शामिल किया जाता है जो किसी वस्तु को कोई रूप देने का कार्य करते हैं, जैसे लकड़ी से नाव बनाने वाले नाविक और पत्थर से मूर्तियों का निर्माण करने वाले शिल्पकार। पत्थर सबके लिए एक जैसा है, लेकिन उसमें से किसी मूर्ति को तलाश कर निकालना या लकड़ी से नाव को बनाना ये स्पेशल लोग करते हैं। इसीलिए नाविक और शिल्पकार भी अपने आप में इंटेलिजेंट हैं और इनकी इंटेलिजेंसी को स्पेशल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद दोस्तों पांचवी इंटेलिजेंसी है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी। इस इंटेलिजेंसी में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो शरीर के अंगों को नियंत्रित करके कार्य कराने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के लिए डांस करना अपने आप में कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी के पार्ट्स अलग तरीके से या गलत तरीके से मूव करेंगे तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके से दौड़ना, विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलना हर इंसान नहीं कर सकता है। इनको खेलने के लिए शारीरिक आकृतियों और उनकी परेशानियों और उनकी उपयोगिताओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो लोग बॉडी के पार्ट संबंधी, उनको नियंत्रित करने संबंधी कार्य करते हैं, वो भी अपने आप में इंटेलिजेंट हैं और उनकी इंटेलिजेंसी को बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद जो छठी इंटेलिजेंसी है उसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी कहा जाता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत उन लोगों को शामिल किया जाता है जो दूसरों के साथ बातचीत करके उनके साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं और उन्हें अपनी बातों में बांधने की कला सहेजते हैं अपने आप में। ऐसे लोगों में सेल्समैन
और थेरेपिस्ट लोगों को शामिल किया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये लोग दूसरों से बातचीत संपर्क स्थापित करके, उनसे बातचीत करके उनकी दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट कहा जाता है, क्योंकि खुद दूसरों की दुनिया में जाने की योग्यता ये रखते हैं। उसके बाद जो 7वीं अवस्था है दोस्तों, उसे इंट्रापर्सनल कहा जाता है। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण इंटेलिजेंसी है और इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जो आसानी से अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि कभी दुखी हो, परेशान हो, टेंशन में हो, तो आसानी से अपने आप को खुश मिजाज बना लेते हैं और अपनी परेशानी को आसानी से हल कर लेते हैं। ऐसे लोगों को इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट कहा जाता है और ऐसे लोगों के ऊपर कभी भी परेशानी या टेंशन हावी नहीं हो सकती। इसके बाद दोस्तों अंतिम जो अवस्था है वो नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंसी की है। इसके अंतर्गत किसान और शिकारियों को शामिल किया जाता है। ये दोनों ही प्रकृति के अर्थ को समझते हैं, उनके विभिन्न प्रकार के इशारों को समझते हैं। ये भी अपने आप में एक इंटेलिजेंसी है। किस फसल को कब बोना है, कब काटना है और कौन सा शिकार किस दिशा में मिलेगा, कब मिलेगा, किस प्रकार उनका शिकार किया जा सकता है, इन बातों को किसान और शिकारी ही जानते हैं। इसीलिए हर इंसान इस कार्य को आसानी से नहीं कर सकता। इसीलिए किसानी का कार्य भी और शिकारी का कार्य भी अपने आप में इंटेलिजेंसी की श्रेणी के अंतर्गत आता है और इनकी श्रेणी को नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंसी कहा जाता है। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो इस इंटेलिजेंसी में शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 2011 में हार्वर्ड गार्डनर साहब का दिल्ली यूनिवर्सिटी में आगमन हुआ था और वहां पर किसी ने उनसे पूछा था कि सर, हमारी संस्कृति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाथ देखकर भविष्य बताने का काम करते हैं, आपकी थ्योरी में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तो उनका जवाब ये था कि हमारी संस्कृति में इस तरीके के लोग नहीं होते हैं। यदि आपकी संस्कृति में होते हैं तो वो लोग भी इंटेलिजेंट माने जाएंगे, लेकिन क्योंकि उनकी संस्कृति में नहीं होते हैं इसीलिए उन्होंने अपनी थ्योरी में इनको शामिल नहीं किया है। तो दोस्तों ये था हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंसी सिद्धांत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।